मेहंदी देखे मेरी, बताएं कैसी लग रही है। वो अपने हाथों को खुद से दूर करती उसे दिखाते बोली तो यारम ने उसकी हरकत को बगौर देखा, फिर उसके हाथों को देखा। सफ़ेद हाथों पर मेहंदी सूख चुकी थी जो निहायत हसीन लग रही थी। जब मेहंदी सूट नहीं करती तो क्यों लगाई, यारम ने संजीदा लहजे में कहा तो अरीशा हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन फिर मुस्कुराई। यारम ने हाथ आगे बढ़ाते मेडिसिन उसके मुंह में डाली और फिर ग्लास उसके मुंह से लगाया तो वो 2 घूंट भरते उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी जो ग्लास टेबल पर रखता अब जाने लगा था। लेकिन अरीशा ने दोनों मेहंदी से सजे हाथों से उसे थामा तो वो रुक कर मुड़ते उसे देखने लगा, फिर उसके हाथों को जिन पर सजी मेहंदी को नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि उसकी खुशबू से शहर में जकड़ रही थी। वो उस बला से दूर जाना चाह रहा था, लेकिन वो बला उसे छोड़ने को तैयार ही ना थी। वो लब दांतों में दबाती अपने हाथों को उसके कंधे पर रखती उसके गले का हार बनी थी। मैंने सुना है मेरे शोर को मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए इन्हें अपने हाथों पर सजा लिया ताकि आप इस खुशबू के शहर में खोते मेरे भी असीर हो जाएं। वो सरगोशी नुमा लहजे में कहती उसकी घनी बेड़ को सहलाते बोली तो यारम ने उसकी खुशबू को इतने करीब से महसूस करते आंखें बंद की। मेहंदी से सजे हाथ, वो भी उसके महरम के। ये खुशबू उसके लिए मोतबर थी। वो खुद को उसके साहिराना अंदाज में गुम होने से बचा नहीं पाया। यह लड़की वाकई कयामत थी जो अपनी मोहब्बत उसके दिल में जगा कर छोड़ेगी। यारम के लिए ये कोई छोटी बात तो ना थी। वो जानती थी उसकी मेहंदी से तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो यारम के लिए मेहंदी को अपने हाथों पर रंग गई थी। वो कैसे उस लड़की की दीवानगी से खुद को बचाता। यारम के दोनों हाथ खुद ब खुद उसकी कमर पर जा टिके थे, जिन्हें महसूस करते अरीशा मुस्कुराई थी। वो उसकी बेड पर अपना नाजुक हाथ रखती उसके हाथ को उसके गले की उभरी हुई हड्डी पर रख गई और अपनी शहादत की उंगली से सहलाती उसे बगौर देखने लगी। जब यारम ने थूक निकला वो हड्डी से नीचे होती महसूस करते अरीशा गहरी मुस्कुराई। सुल्तान को अगर ये खुशबू पसंद है तो मैं इसे सारी जिंदगी अपने हाथों पर सजा कर रखूंगी। वो उसकी हड्डी पर नजरें टिकाए मुस्कुराते तो यारम ने अपनी नीली सुर्ख डोरों से सजी आंखें खोलते उस लड़की की सुनहरी आंखों में देखा जो पूरी शाम उसे उदास लगी थी। अभी अंदर आते उसे थकन ज़्यादा लगी, लेकिन अभी आंखें मुस्कुराती जनूनियत से भरी लग रही थी। यारम ने उसके हाथ को थामा जिससे वो उसकी बेड़ को सहला रही थी। जब उसी लम्हे अरीशा की नज़रें उसकी नज़रों से टकराई, यारम ने उसके हाथ को थामते अपनी नाक से जोड़ा और आंखें बंद करते गहरा सांस भरा था कि अरीशा जो अब तक मुस्कुराती अपने शहर में जकड़े खड़ी थी उसे उसके दिए गए उस पहले मोहब्बत भरे लम्स पर सर से पैर तक कांप कर रह गई। यारम मुंह से टूटे फूटे अल्फाज अदा हुए तो यारम ने अपने सुर्ख डोरों से सजी नीली आंखें खोली, जिन्हें देख अरीशा को अपनी अपनी धड़कनें दौड़ती महसूस हुई थी। तुम्हारा होश रुबा सरापा बहका रहा है मुझे अरीशा। यारम सुल्तान, दूर रहो मुझ, तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हशर कर सकता हूँ मैं तुम्हारा। उसने गंभीर आवाज़ में उसके हाथों को अपने लबों पर रखते फिर गहरा सांस भरते हुए कहा, जबकि अरीशा के माथे पर सजा पसीना इस बात का गवाह था कि वो यारम सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यारम ने उसे एक झटके से छोड़ा और एक कदम पीछे हुआ तो वो लड़खड़ाती बिस्तर पर गिरते गहरे सांस भरने लगी और वो तंजिया मुस्कुराता अपने ट्राउज़र की जेबों में हाथ फंसाए उसे देखने लगा, जिसकी हालत वो इतनी देर में ही गैर कर चुका था। तुम तो बड़ी मोहब्बत के दावे करती हो, अपने बोल्ड अंदाज से हमेशा कयामत बनी रहती हो। यारम सुल्तान की ज़रा सी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाई। यारम ने भारी आवाज़ में उस पर तंज करते कहा तो अरीशा ने खुद पर काबू पाते नज़र उठाकर उसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। रोक तो आप भी खुद को नहीं सके यारम सुल्तान। अरीशा यारम सुल्तान के शहर में जकड़ने से खुद को वो भी मुस्कुराकर तंजिया बोली तो यारम की मुस्कुराहट सिमटी। यारम ने उसकी हथेली पकड़ते उसे खींचा तो वो बेड से उठती उसके साथ जा लगी। तुम्हारी भूल है ये, यारम सुल्तान को अपना असीर बनाना इतना आसान नहीं है। यारम ने महसूस किया उसकी छींकें बंद हो चुकी थी। वो उसका हाथ थामे उसे वॉशरूम में ले आया और बेसन के नीचे हाथ ले जाते उसके हाथों को वॉश करवाने लगा और वो मुस्कुराती उसे देखने लगी। क्या वाकई वो खुद को बचा पाएगा उसका असीर बनने से? ये तो भूल थी यारम सुल्तान की। अरीशा लब दांतों तले दबाती सोचती मुस्कुरा दी। वो उसके हाथों को वॉश करवाते उसके गहरे रंग को देखते दिल ही दिल में मुस्कुराया। एक बार फिर दिल ने चाह की थी उन हाथों की खुशबू को जी भरकर महसूस करने की, लेकिन काबू पा गया वो खुद पर। अरीशा ने लहंगा उठाते उसे अपने पैर दिखाए जो मेहंदी से सजे थे। यारम ने उसके खूबसूरत पैरों को देखा। उफ, ये लड़की शायद उसे जान से मारने के आज सारे हथियार साथ लाई थी। यारम सोच कर रह गया। नज़र उठाकर यारम ने उस मसनूई घोड़ी से उसे नवाजा और बाथ टब पर बिठाते उसके पैरों को धुलवाया जो पैर लटकाए बैठी उससे अपने लाड उठवा रही थी, और वो बिला झिझक ये सब कर रहा था। उसके खूबसूरत पैरों पर महरून रंग देख यारम का दिल किया उन्हें झुककर लबों की अकीदत पेश करे, लेकिन यारम सुल्तान इतना भी जन मुरीद नहीं हुआ था अभी।
उसने अपने दिल को डपटा और हैंड शावर वापस उसकी जगह पर रखा। अरीशा मुस्कुराती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चेंज कर लो। यारम ने एक भरपूर नजर उस पर डाली और वहां से पलट गया, जबकि वो खुशी से निढाल होती उसे देखती मुस्कुराती रह गई। हानम कपड़े चेंज करके बिस्तर पर जाकर लेटी जब उसका फ़ोन अचानक रिंग हुआ था। वो मुस्कुराई, क्योंकि जानती थी एक ही शख्स है जो उसे इस वक्त फ़ोन करता है। उसकी नज़रों की बेचैनी याद करते वो शर्माती हुई फ़ोन उठाए देखने लगी, जहां ज़ावियार नहीं बल्कि एक अननोन नंबर था। हानम ने पुरसोच अंदाज में फ़ोन उठाते कान से लगाया। हेलो। हेलो हानम डार्लिंग। किसी लड़की की मुस्कुराती आवाज़ सुनती वो ठिठकी थी, लेकिन आवाज़ पहचान नहीं सकी थी। लेकिन उसका अंदाज। मलीशा। हानम के दिमाग ने उसे कहा। को कौन? हानम ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा तो मलीशा खिलखिलाए। मुझे कैसे भूल सकती हो? मेरा ही मंगेतर छीन कर उससे शादी कर रही हो और मुझे ही भुला दिया। नॉट फेयर। मलीशा मसनूई अफसोस से बोली तो हानम ने गुस्से से नथने फुलाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की, घटिया लड़की। आइंदा मुझे कॉल की ना तो। हानम गुस्से से बोली तो मलीशा ने उसे रोका था। वेट वेट चीप गर्ल, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। जो खुद मुश्किल में हो वो दूसरों को धमकियां नहीं देते। मलीशा ने मुस्कुराते लहजे में कहा तो हानम ठिठकी। मैं किसी मुश्किल में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और चीप तुम हो जिसने अपनी हरकतों से ये साबित भी किया। तुमने क्या किया है और क्या नहीं तुमने क्या किया है और क्या नहीं, ये तो तुम्हें तुम्हारा ज़ावियार सिकंदर बताएगा। ज़रा एक बार उसे बता कर तो देखो कि कितनी ख़ानदानी हो तुम। वो मुस्कुराते लहजे में बोली तो हानम के माथे पर बल डले। वो उसके लहजे पर ठिठकी। क्या मतलब है तुम्हारा? हानम सर्द अंदाज में बोली। उसका दिल किसी अनहोनी की खबर दे रहा था। मतलब ये कि तुम अडॉप्टेड हो। तुम्हारे पीछे कौन था? तुम्हारे जिस्म में बसता किसका खून है? तुम्हारी नस्ल क्या थी? ये तुम तो क्या कोई भी नहीं जानता। वो उसे जताते लहजे में बोली तो हानम के हाथ कांपे थे। वो कहना क्या चाहती थी? उसका मतलब क्या था? नफरत करता है ज़ावियार सिकंदर ऐसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं, और तुम उससे इतनी बड़ी बात छुपाकर उससे शादी कर रही थी। चालाक लड़की। मलीशा गुस्से से बोली। उसकी बात सुनते हानम को लगा जैसे उसका दिल बंद हो गया। तो क्या ज़ावियार सिकंदर उससे भी शादी नहीं करेगा? जब उसे पता चलेगा उसके पीछे जो नाम है वो उसका असली नाम नहीं है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने झूठ नहीं कहा। वो सरगोशी नुमा लहजे में मिनमिनाती हुई बोली थी। आंखें इस बात पर नम होने लगी थी। वो इस मोड़ पर उसे नहीं छोड़ सकता था। कल उसका निकाह था उसके साथ। तुमने अगर झूठ नहीं कहा तो जाओ उसे बताओ कि सच क्या है, वरना मैं खुद उसे ये सच बताऊंगी। मलीशा ने मुस्कुराते लहजे में उसे धमकी दी तो नफ़ी में सर हिला गई। उसे बताओ ताकि वो तुम्हें सबके सामने छोड़कर चला जाए और तुम वहीं रोते तड़पते मरो जैसे तुमने मेरे साथ किया था। हानम आफंदी, तुम्हें क्या लगा तुम मेरा पत्ता साफ कर दोगी और मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना मंगेतर दे दूंगी? मलीशा गुस्से से वो दिन याद करती चीखी जब ज़ावियार ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। अगर वो मेरा नहीं तो वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता, इसलिए खुद जाओ और उसे अपने मुंह से बताओ, वरना अगर मैंने बताया तो हानम आफंदी तबाही आएगी, याद रखना। वो पुरअसरार लहजे में बोली, जबकि हानम तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। फ़ोन बंद हो चुका था लेकिन वो साकित बैठी रह गई। उसने कैसे सोच लिया था कि खुशियाँ उस बदनसीब का मुकद्दर बन सकती हैं। तो क्या वो उसे इतनी मोहब्बत जतलाकर बीच राह में छोड़ देगा? ज़ावियार सिकंदर उसे छोड़ देगा क्या? नहीं, वो मर जाएगी। वो ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। अब क्या करेगी वो? हानम आफंदी का दिल बंद होने लगा था। उसकी खुशियों की उम्र क्या सिर्फ इतनी सी थी? वो आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी जब उसकी काली सी आंखें माही के सामने आई। वो झट से आंखें खोलती उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी। क्या हो गया है हमें? अच्छे खासे हैंडसम इंसान से हमें डर लग रहा है, हालांकि उन्होंने तो हमारी जान बचाई थी। फिर क्यों हमें वो इतने अजीब लग रहे हैं? ये क्या हो रहा है? माही खुद को कोसती अपने माथे पर हाथ मार गई जब उसके हाथों पर नज़र पड़ी थी। जब उसके खुद के हाथों पर उसकी नज़र पड़ी, आगे से मेहंदी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, रंग भी फीका सा आया था जल्दी धोने की वजह से। माही ने अपने हाथों को देखते थूक निकला जब उसकी आंखों के सामने अलमीर सिकंदर की शोलाबार आंखें आई थी। वो सर झटकती बिस्तर पर लेटती मुश्किल आंखें बंद कर गई थी। अलमीर अपने कमरे में आया था, अपने घर वालों के सामने अपना मसनूई किरदार निभाते।
अब वो अपने असल में लौटा था, जूते समेत बिस्तर पर औंधे मुंह पड़े हुए। उसने आंखें बंद की थी जब उसके सामने आलियान का चेहरा आया। उसके कानों में आलियान का लफ्ज़ मोम बुरी तरह से चुभा था। क्या वाकई उसके गरूर, उसके लफ्ज़ और उसकी हरकत ने एक लड़की से उसका सब कुछ छीन लिया था? लेकिन उसने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। फिर ये कैसे हो गया था? वो वक्त वो अपनी आंखों से अब चाह कर भी नहीं मिटा सकता था। वो चाह कर भी हाला यूसुफ के जहन से वो लफ्ज़ नहीं मिटा सकता था जो उसने कहे थे। उसके आंख से बेख्याली में एक आंसू टूटकर बिस्तर में जज्ब हुआ, लेकिन उसे पछतावा था अपनी गलती का, बेहद अफसोस था। वो उससे माफ़ी मांगेगा, सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा। क्या पता हाला यूसुफ उसे माफ़ कर दे। क्या पता इस बार वो उसके आगे झुक कर उससे अपने किए की माफ़ी मांगे और वो उसे माफ़ कर दे। अलमीर ने आंखें खोली और सीधा होता बिस्तर से पैर लटकाए बैठा था और पुरसोच अंदाज में सोचने लगा। हाँ, वो मानता था बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ बिगाड़ दिया था उसने, लेकिन उसे ठीक भी कर सकता था वो, और वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाला यूसुफ उसे माफ़ कर देगी और वो इस गिल्ट से बाहर निकल आएगा। वो उसकी हो जाएगी। बस उसे एक कोशिश करनी थी, और अलमीर सिकंदर हाला यूसुफ के लिए इस बार सच्चे दिल से कोशिश करेगा। वो ये फैसला करता हुआ उठकर वॉशरूम में बंद हुआ था। आज सूरज एक नई किरण लेकर आया था जो बहुत सी जिंदगियों के अच्छे और बुरे फैसले करने वाला था। वो अपनी गाड़ी से निकलता, अपने मजबूत कदम वहाँ रखता अंदर की तरफ बढ़ा जहाँ असफन साहब बैठे थे। सयाम सीढ़ियों से उतरता नीचे ही आ रहा था जब उसकी नज़र अंदर आते शख्स पर पड़ी और उसके माथे पर एक बल उभरा था। तुम यहाँ? सयाम की आवाज़ पर असफन साहब ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ यारम सुल्तान अपनी रूपदार शख्सियत के साथ खड़ा था। असफन साहब ने मुस्कुराते अपनी जगह से खड़े होते उसे देखा। अरे बेटा यारम, तुम कैसे हो? आओ आओ बेटा। असफन साहब बखुशी उसका वेलकम करते अंदर लाए तो वो संजीदगी से मजबूत कदम उठाता अंदर आया, जबकि सयाम भी उसके मुकाबिल आता सोफे पर बैठा। असफन साहब ने यारम को बैठने की पेशकश की तो वो खामोशी से बैठ गया। कैसे हो यारम? असफन साहब ने मुस्कुराकर पूछा तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। और अरीशा कैसी है? वो ज़रा शर्मिंदगी से बोले तो सयाम ने उनकी बात पर जबड़े भींचे, जबकि नज़रें यारम पर थीं जो खुद भी उसी को देख रहा था। ठीक है वो भी, यारम ने सयाम को देखते कहा तो असफन साहब भी मुस्कुराते सर हिला गए। खैरियत से आना हुआ ना बेटा? असफन साहब ने दूसरा सवाल पूछा तो उसने सयाम पर से नज़र फेरते उन्हें देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम एक ख़ास रिश्तेदारी में बन चुके हैं, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन अब आप मेरे ससुर भी हैं, यारम ने संजीदगी से कहा तो असफन साहब उसकी बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हुए, लेकिन यारम ने किसी नरमी का कोई तासुर ना दिया। जी बेटा, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने गलती। वो अभी बोल ही रहे थे जब यारम की बात पर खामोश हुए। आपकी बेटी नहीं, यारम सुल्तान की बीवी, मेरी बीवी है अब वो। और रही बात गलती की तो गौर किया जाए तो गलती परवरिश देने वाले की होती है। लेकिन खैर, मैं यहाँ गड़े मुर्दे उखेड़ने नहीं आया, मुझे आप लोगों को इनविटेशन देना था, इसलिए खुद चल कर आया हूँ। यारम ने शुरू से उन्हें अरीशा की अहमियत और उनकी गलती का एहसास दिलाते आखिर में मुद्दे की बात की तो वो उसके लहजे पर बेहद शर्मिंदा हुए कि नज़र उठा न सके। सिर्फ सयाम यहाँ खामोश तमाशाई बना खड़ा था। मेरी बहन की शादी है, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी के घर वाले ज़रूर शिरकत करें, उम्मीद है आप लोग ज़रूर आएंगे। यारम की बात पर असफन साहब ने खामोशी से सर हिलाया, जबकि सयाम को उसका ये मगरूर अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसके तंज 100% सही थे, इसलिए कुछ कह नहीं सका। हम आएंगे, सयाम ने जवाब दिया तो यारम ने सर हिलाने पर इत्तफाक किया और उठ खड़ा हुआ। चलें, अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, यारम ने संजीदगी से कहा तो असफन साहब उससे अलविदाई कलमात अदा करते खुदा हाफिज़ कहते चले गए तो वो वहाँ से उठा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जब रोहा, जो पूरा दिन हर चीज़ से बेजार बस उस कमरे में रहती थी, आज वो चुपचाप सी अपने कमरे में बनी खिड़की के पास खड़ी थी और बंद ग्लास वॉल से बाहर के नज़ारे कर रही थी। जब उसकी नज़र पास खड़े शख्स पर पड़ी जो गाड़ी की तरफ खड़ा था, वो ठिठकी थी, सांस रुका था उसका, आंखों की पुतलियां साकित हुई थी और नीम बा खुले लब बिना आवाज़ के फड़फड़ाए। यारम, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलती यकटुक उसे दूर से देखती सकते की कैफियत में आ चुकी थी। जिस्म ने हिलने से इनकार कर दिया था और आंखों के बंद तोड़ती बाहर निकल गई थी। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलती यकटुक दूर तक उसे देखती सकते की कैफियत में आ चुकी थी। जिस्म ने हिलने से इनकार कर दिया, आंखों में नमी तेज़ी से दाखिल हुई और सारे बंद तोड़ती बह निकली थी। यारम गाड़ी में बैठा और दरवाज़ा बंद किया तो वो होश में आई, आंखें फाड़े उसे जाता देख
सामने लगी खिड़की पर हाथ रख दी। वो उसे बुरी तरह पीटने लगी। यारम को रोको, यारम को रोको। वो चीखती उसे रोकने की कोशिश करने लगी, जो मेन दरवाजे को पार करता वहाँ से निकलता चला गया था। रोहा पीछे की तरफ मुड़ती दरवाजे की तरफ बढ़ी और नीचे की तरफ गई। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम ऐसे नहीं जा सकते, रुक जाओ। वो चीखती हुई बाहर की तरफ आई। जब सयाम और असफर साहब दोनों हैरानी से खड़े उसे देखने लगे। सयाम भागा हुआ उसके करीब आया और उसे अपने हल्के में लिया। वो उसे बुरी तरह झिझोड़ती बाहर की तरफ भागना चाह रही थी, लेकिन सयाम ने अपनी पकड़ मजबूत की। रोहा, रोहा क्या हुआ है? किसे रोक रही थी तुम? सयाम उसे काबू करते बोला तो वो रोती आंखें साकित कर गई। वो किसे रोक रही थी? जो उसे देखकर अब शायद पहचान। रोहा, रोहा क्या हुआ है? किसे रोक रही हैं आप? सयाम उसे काबू करते बोला तो रोती आंखें साकित हुई। वो किसे रोक रही थी? उसे, जो उसे देखकर शायद अब पहचानने से भी इनकार कर दे। इतने साल बाद वो क्यों उसे अपनाएगा? बल्कि वो तो उस पर थूकेगा भी नहीं, उस गलीज नापाक चीज़ समझेगा उसको। वो देख सयाम की आंखों में रही थी, लेकिन सोचों का भंवर यारम सुल्तान से जुड़ा था। और फिर वो बेख्तियार सयाम की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ती बुरी तरह रो दी कि असफर साहब हैरानी से उस मंजर को देखने लगे। वो चला गया। वो नफरत करता होगा, मैंने ये क्या किया, क्या किया मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। रोहा अपने सीने पर अपना माथा मारती बुरी तरह बिलक बिलक कर रो दी थी कि सयाम साकित आंखों से उसे अपने सीने में भींच गया। इस लड़की की ज़िंदगी इस कदर खौफनाक थी जिसे उसने खुद खौफनाक बना दिया था, और ये बात वो उसके आंसू देख अच्छी तरह समझ गया था। उसका रोना, उसका पछतावा, उसके लफ्ज़ बहुत अजियतनाक महसूस हो रहे थे उस वक्त सयाम को। उसने कितने रेप विक्टिम्स को हैंडल किया था, लेकिन रोहा खावर जैसी कोई नहीं थी। उसका दर्द हर चीज़ से बड़ा लग रहा था। उसका माजी हैबतनाक महसूस हो रहा था, और उसका हाल सिर्फ पछतावा था जिससे सयाम राना बखूबी वाकिफ़ हो रहा था। वो उसे लिए ऊपर की तरफ बढ़ गया। जब असफर साहब ने माथे पर बल डाले उन दोनों को देखा। उन्हें उस लड़की का पत्ता जल्द से जल्द साफ करवाना पड़ेगा, वरना उनका बेटा, जो उससे इमोशनली अटैच होता नजर आ रहा था, जल्द या बदेर कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सिकंदर हाउस में तैयारियां जोरों शोर से की जा रही थी। अलमीर सुबह से यहाँ नहीं था, जबकि अब शाम का वक्त होने लगा था जब उसने घर में कदम रखा। बेटा, तू कहाँ रह गया था? भाई की शादी है तेरे और तू सुबह से गायब है। कुछ शर्म अकल है भी तुझमें कि नहीं? दादो ने आते ही उसकी क्लास लगाई तो वो मिसने सी शक्ल बनाकर उनका गाल चूमता सीढ़ियों को फलांगता ऊपर की तरफ बढ़ गया। बस रेडी होकर आया 2 मिनट में, वो वहीं से चिल्लाकर कहता अपने कमरे में बंद हुआ। तो दादो भी जावियार के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला तो वो कमरे की मेन लाइट्स बंद किए, हल्की रोशनी में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने बिस्तर पर सर झुकाकर बैठा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर नहीं उठाया, बस यूं ही बैठा रहा। जब दादो के साथ वजाहत साहब भी कमरे में आए। जावियार, मेरा बच्चा तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, मैं तो समझी कि सबसे पहले रेडी हो चुका होगा तू, दादो ने हैरत और परेशानी से कहा, जबकि वजाहत साहब खामोश नज़रों से जावियार को देखने लगे। शायद वो उस वक्त उस कैफियत से आशना थे। दादो, मेरी शादी कामयाब तो होगी ना? वो नज़रें झुकाए भारी दिल से बोला तो दादो की आंखों में आंसू उमड़ आए। हानम मेरी माँ की तरह मुझसे फरेब तो नहीं करेगी ना? उसने एक और सवाल पूछा तो दादो ने नफी में सर हिलाया। अगर वो भी मेरी माँ की तरह धोखेबाज निकली और मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा? जावियार ने पुरसोच अंदाज में कहा तो दादो नफ़ी में सर हिलाती फ़ौरन उसके करीब हुई और उसके साकिन वजूद को खुद से लगा गई, जबकि वजाहत साहब अपने जवान बेटे के दिल में छुपे इस डर और खौफ को महसूस करते हैरान रह गए थे। नहीं बेटा, हानम ऐसी बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, अपनी बातों और अपनी मासूमियत से सबके दिलों में घर करने वाली बच्ची है। तेरी माँ मेरी नहीं, तेरे बाप की पसंद थी, जबकि हानम तुझसे पहले मेरी पसंद और ख्वाहिश बनी थी कि वो मेरे पोते की वीरान ज़िंदगी में आए और उसे अपनी मोहब्बत से बदल दे, और मैंने देखा है तुझे बदलते। भरोसा रख बेटा, मैं जानती हूँ आसान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है वो एक दिन साबित कर देगी कि वो एक बेहतरीन हमसफ़र है। दादो ने उसे सीने से लगाते समझाया तो वो खामोशी से सुनता गया। हानम उसके दिल में घर करने लगी थी, उसके लिए ज़रूरी हो गई थी, जैसे किसी मुर्दा वजूद को ऑक्सीजन चाहिए होता है। उसे हानम आफंदी इसी तरह चाहिए थी। उसके आने से पहले तो वो एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन उसके आने के बाद जावियार सिकंदर ने अपने अंदर खुशी, गम, गुस्सा, दर्द, डर सब पाया था। खोने का डर कितना शदीद होता है उससे बेहतर कौन जान सकता था कि उसने अपनी माँ को खोया था। अगर वो हानम आफंदी को भी खो देता तो जावियार सिकंदर की ज़िंदगी का तस्वुर ही क्या होता, वो खुद भी नहीं जानता था। वजाहत साहब उसके करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर
देखा तो उसने सर उठाकर उन्हें देखा। वो दोनों बाप बेटे खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। वजाहत साहब ने कभी अपना दुख ज़ावियार से नहीं बांटा था और ना ही ज़ावियार सिकंदर ने अपने गम का इश्तहार लगाया था लेकिन आज उन बाप बेटे ने एक दूसरे की आंखों में देख अपनी अपनी अजियत की इंतहा पाई थी। ज़ावियार से बर्दाश्त ना हुआ तो उठता उनके गले लग गया, तो वजाहत साहब ने भी उसके गिर्द हिसार मजबूत कर लिया था अपना। हर औरत तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती है बेटा। बेशक हानम को तुमने अपने लिए खुद चुना है, लेकिन तुमसे पहले वो हमारी चाह थी कि वो लड़की हमारे घर की बहू बने, तुम्हारी ज़िंदगी में आए। और देखो, रब की करनी थी कि तुमने खुद ये फ़ैसला कर लिया। लेकिन बस एक नसीहत करूँगा बेटा, आने वाली ज़िंदगी में कभी भी हानम को अपनी माँ से तशबीह मत देना। जैसे तुम्हारी और अलमीर की और ज़ायान की नेचर में फ़र्क है, वैसे ही इस दुनिया में सबके अलग अलग नेचर है। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, रिश्तों की कदर उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए ज़िंदगी का हर फैसला, हर ऊंच नीच नापनी हो तो अपनी ज़िंदगी की तलखियों को भुलाकर एक आम इंसान की तरह सोचना और उन्हें फिर सुलझाना। वजाहत साहब उसका कंधा थपथपाते समझाते हुए बोले तो ज़ावियार खामोशी से उनकी बात पर सर हिला गया। चल मेरा बेटा, अब ये पहन ले। दादू ने उसकी ऑफ वाइट शेरवानी उसे थमाते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराता उसे पहन गया।